हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिकेटर्स के बारे में कि पावर ऑफ इंडिकेटर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है और कौन कौन से इंडिकेटर्स क्या क्या काम में आते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इंडिकेटर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, इंडिकेटर्स का महत्व क्या होता है और कैसे लोग ट्रेडर उसको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं और उसमें किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम भी दिया है द पावर ऑफ इंडिकेटर्स इन स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग कोई एक आसान जर्नी नहीं होती है, तो हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम इंडिकेटर्स की ओर दौड़ते हैं। ठीक है। तो इंडिकेटर्स, बाजार में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। हर एक इंडिकेटर्स के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हर एक इंडिकेटर्स के अलग अलग डेटाबेस होते हैं, अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं, उनको मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं। ठीक है। और हर एक अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और हम उसमें देखा हमने कि कई इंडिकेटर्स भले ही उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो, लेकिन आप देखोगे कि रिजल्ट कुछ सिमिलर देते हैं। कई इंडिकेटर्स रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं, कई इंडिकेटर्स रिजल्ट अच्छा नहीं देते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग टाइम फ्रेम में अच्छा काम करते हैं। ठीक है। अभी जैसे हम RSI यूज करते हैं, MACD यूज कर सकते हैं। आप देखोगे कि कई इंडिकेटर्स डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करेंगे, कई इंडिकेटर्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, कई इंडिकेटर्स 5 मिनट में अच्छा काम करेंगे, कुछ स्कैल्पिंग के इंडिकेटर्स हो जो 2 मिनट 1 मिनट में अच्छा काम करते हैं, 3 मिनट में अच्छा काम करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे टाइम भी इंडिकेटर्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। टाइम भी किस तरह से इंडिकेटर्स के पावर में, मतलब इंडिकेटर्स का जो पावर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है टाइम का भी। ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मतलब इंडिकेटर्स का पावर क्या है स्टॉक ट्रेडिंग में, पूरे इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है और यहाँ पर हम सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे कि डिफरेंट इंडिकेटर्स कैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी को, स्ट्रेटेजी को एनहांस कर सकते हैं ताकि हम एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप स्टॉक इंडिकेटर्स को समझिए। ठीक है। तो ये स्टॉक इंडिकेटर्स बहुत ही एसेंशियल टूल होता है जो कि हेल्प करता है ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करने में। ठीक है। देखिए, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट का लोगो है, मतलब डायलॉग है, लोगो है, हम ये कहेंगे कि मोटो है। ठीक है। कि ट्रेंड का अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो हम उसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, तो ये एक बहुत मतलब जो इसमें लिखा हुआ कि एनालाइज द ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है प्राइस मूवमेंट में। ठीक है। जो भी प्राइस मूवमेंट होता है आप देखोगे कि जैसे मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, हम RSI यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड यूज करते हैं, ETR यूज करते हैं, EDX यूज करते हैं, तो वो हमारा एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है प्राइस मूवमेंट में। ठीक है। कई बार आप देखोगे जैसे VWAP है, हम VWAP को यूज क्या करते हैं कि एक वेटेड एवरेज प्राइस मुझे मिले। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार हम कहीं पर बाय करते हैं, हम सोचते हैं कि ये प्राइस बड़ा बढ़िया नहीं है, तो VWAP एक हमें अच्छा प्राइस देने में हेल्प करता है। ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि एक प्राइस मूवमेंट का इंसाइट बताने में हेल्प करता है। सिग्नल पोटेंशियल बाय और सेल अपॉर्चुनिटी, ये क्या करता है, एक सिग्नल भी देता है कि इस जगह हम बाय कर सकते हैं, इस जगह हम सेल कर सकते हैं। देखिए, जितने भी इंडिकेटर्स देखोगे उनके कुछ एल्गोरिदम होते हैं, हम उसमें बाय एंड सेल भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बाय एंड सेल भी हम उसमें इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि किसी फर्दर हम देखेंगे कि जो एल्गो ट्रेडर्स करते हैं उसमें टेक्निकल टीम को हायर करते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ कोडिंग वगैरह करके वहाँ पर वो सिग्नल वहाँ पर इन्फ्यूज करते हैं कि इसमें सिग्नल आए, ये पर्टिकुलर जगह पर आए जब भी मेरा उसमें सेटअप बने। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं कि पोटेंशियल बाय और सेल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है। ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स को देख के हम अपने मन से वहां पर देखते हैं, मतलब जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं बाय और सेल करूंगा। ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दीज इंडिकेटर्स इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन। ठीक है। अभी जैसे कुछ ही दिन पहले मैंने जो ट्रेडिंग सेटअप एक मैंने बताया था लोगों को सुपर ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है।
तो सुपर ट्रेंड और मैंने उसके साथ कुछ मूविंग एवरेज और मैंने ऑसिलेटर भी यूज़ किया था। तो उसमें देखिए कि किस पर्टिकुलर जगह पे मैं वहाँ बाय करूँगा वो उसमें मैंने बताया था। मैंने कहाँ पर स्टॉप लॉस में रखूँगा वो भी मैंने बताया था। तो ये सारी बदौलत वहाँ पर आप देखोगे इंडिकेटर्स के बेस पे, क्योंकि टॉपिक का नाम ही था। तो इंडिकेटर्स बेस पे लोग बहुत डिमांड करते हैं कि सर हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, तो इंडिकेटर बेस पे कुछ हमें ट्रेडिंग सेटअप बताइए जो कि एक बहुत ही मतलब थोड़ी कामगार हो, जो हमारे लिए ज़्यादा काम आए। तो इसलिए वो सेटअप बताया गया। तो उसमें देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मैं कहीं पर भी बीच में बाय नहीं करता हूँ या सेल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि बीच में कहीं पर मैंने बाय सेल किया तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं टारगेट क्या रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस क्या रखूंगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स है वो मुझे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ताकि मेरा जो ट्रेंड डिसीजन है वो बराबर बना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। अभी यहाँ पर दो जो वर्ड है वो आप देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो कंफर्म करते हैं ट्रेंड, नोइंग द डिफरेंस कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड आउटकम्स, ठीक है। तो कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अभी लैगिंग इंडिकेटर्स देखिए ज्यादातर जो सब बोलते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर्स, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि मोमेंट बनने के बाद उसमें सिग्नल आता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। तो हम क्या करते हैं कि जिस इंडिकेटर में इस तरीके का काम होता है कि वहां पर वो लैग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ उसमें सेटिंग करते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं जिसकी बदौलत हमें ये मालूम पड़ेगा कि ठीक है यहाँ पर कुछ लैग हो रहा है, तो ये सेटिंग्स को चेंज किया जाए ताकि मैं इसमें आगे कुछ भी सेटअप तैयार करूं तो मुझे एक पहले डिसीजन मिल सके या मुझे एक राइट टाइम पर डिसीजन मिल सके, ठीक है। हम उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ प्राइस एक्शन उसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि मुझे हेल्प हो सके कि ये जो लैगिंग इंडिकेटर है इसको मैं और भी ऑप्टिमाइज कर सकूं, ठीक है। तो आपको लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर दोनों मिलेंगे। एक जो होगा जो आपको क्या बोलते हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करेगा, और एक होगा जो ट्रेंड को कंफर्म करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे हम देखते हैं, सबसे पहला है यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स को मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है जो काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर्स है जिसको लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सारे इंडिकेटर्स हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर्स इन स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। कहीं पर भी आप जाओगे तो मैंने देखा है कि वो हमेशा बोलते हैं कि सर हम मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेड करते हैं। अलग अलग मूविंग एवरेज है, 200 डे, 50 डे मूविंग एवरेज, कोई 9 EMA को यूज़ करता है, कोई 5 EMA को यूज़ करता है, कोई 1 को भी यूज़ करता है, कोई 20 को यूज़ कर सकता है, कोई 7 को यूज़ करता है। तो अलग अलग इंडिकेटर्स है, अलग अलग आप देखोगे उसका टाइप है, अलग अलग इनपुट है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये प्राइस डेटा को पूरा स्मूथ आउट करता है और एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है ओवर टाइम, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, अब जो बड़े बड़े मूविंग एवरेज यूज करते हैं, एक वो ब्रॉड ट्रेंड बताने में हेल्प करता है, ठीक है, ब्रॉड ट्रेंड बताने में हेल्प करता है। अब जैसे मैं 200 मूविंग एवरेज लेता हूं तो मुझे एक ब्रॉड ट्रेंड बताता है, ठीक है। अभी उसको मुझे नैरो करना है कि नैरो करने के बाद मुझे इसी ट्रेंड में एक मुझे कंफर्मेशन ट्रेंड मिले, तो मैं 9 EMA 50 डे मूविंग एवरेज भी ले सकता हूँ, 20 लेता हूँ, 9 EMA लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि 20 या 9 EMA में जब हम जा रहे हैं तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, जहां पर मैं क्या देखूंगा कि 5 मिनट में मुझे एक छोटा ही भले ट्रेंड मिल रहा है लेकिन उसी डायरेक्शन में मिल रहा है। अभी जैसे अगर मैंने 200 डे का मैंने मूविंग एवरेज लगाया और वहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ या 1 आवर या 1 डे का लगा रहा हूँ, तो मुझे एक ब्रॉड डायरेक्शन बताएगा कि ब्रॉडली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह सकता है। तो मुझे उसी डायरेक्शन में जब ट्रेड लेना होता है तो मैं क्या करूँगा कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में डिसाइड करूंगा, 15 मिनट का मैं देखूंगा एक बार अम्ब्रेला, उसके बाद मैं देखूंगा कि 5 मिनट या 3 मिनट में किस तरीके का डायरेक्शन दे रहा है, तो मैं उस डायरेक्शन में वहां पर उसको ट्रेड बनाता हूं, ठीक है। तो एक ये कॉमन मतलब सेटअप है, सब लोग उसमें ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये जो प्राइस डेटा है ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके प्राइस डेटा हमें बताता है। तो ट्रेडर्स ऑलवेज क्या यूज करेंगे, कुछ दो ही चीज इसमें यूज करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी सिंपल मूविंग एवरेज आप देखोगे उसमें डिसीजन थोड़ा लेट बनता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिसीजन पहले बनता है, ठीक है, मैं ये कहूंगा। लेकिन आप देखोगे दोनों में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डेटा बहुत फास्ट मूव करता है तो उसमें आपको सिग्नल बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी बनते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज में जल्दी जल्दी नहीं बनेंगे, लेट बनेंगे लेकिन कम बनेंगे, ठीक है।
अभी ये है कि वो थोड़ा लेट बना, हो सकता है कि उसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है लेकिन टारगेट भी बड़ा होता है। दोनों का ड्रॉबैक है और दोनों का प्लस पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। अगर सिंपल मूविंग एवरेज में देखूं तो सिंपल है कि उसमें आप देखोगे डेटा जो है लेट बन रहा है, ठीक है, लेट बन रहा है और मेरा स्टॉप लॉस भी उसमें बड़ा हो रहा है, टारगेट भी लेकिन मुझे काफी बड़ा मिल रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो सेटअप है वो पहले बन रहा है, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा लेकिन टारगेट भी उतना बड़ा नहीं मिलता है, ठीक है। हालांकि हम उसको टाइम फ्रेम को थोड़ा यूज करके उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो एसएम और ईएमए में ये डिफरेंस है, ठीक है। काम दोनों ही करते हैं, ठीक है, बस डिफरेंस वही है, रिस्क मैनेजमेंट का आरआर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने मूविंग एवरेज को देख लिया। अभी हम आगे देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो आरएसआई बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, मोमेंटम ऑसिलेटर है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि इसमें स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट बताता है, रेंज इसका है 0 to 100 और ये हमें हेल्प करता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को आइडेंटिफाई करने में। अभी जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो जोन है उसको आइडेंटिफाई करने में कैसे हेल्प करता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए जब आरएसआई में आप देखोगे यूजुअली उसमें 70-30 का मार्क होता है, ठीक है। अभी वो रेंज तो 100 रहता है, 70 पार करके वो 90-100 भी चला जाता है, ठीक है। अभी इसमें ये देखना है कि वो जब ओवरबॉट जोन में गया तो क्या हम उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, ओवरसोल्ड जोन में गया तो उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, ये हम देखते हैं, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। ओवरबॉट जोन में गया, जाहिर सी बात है लोग वहां पर ज्यादा बाय नहीं करते हैं, हालांकि प्राइस काफी ऊपर जाता है, कई बार आप देखोगे प्राइस बहुत ऊपर चला गया, लेकिन वहां से जब भी टर्न करता है तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है, कि वहां से वो टर्न किया, वो नीचे आएगा तो मुझे एक अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरबॉट और ओवरबॉट वाला जोन हो गया। अभी यहीं पर आता है ओवरसोल्ड वाला, ठीक है। तो ओवरसोल्ड में क्या होता है, पूरा नीचे चला जाता है, ठीक है। अभी बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिक चुका है, अभी यहाँ से ये रिवर्स करेगा, तो वहां से आप देखोगे जब रिवर्स करता है तो अच्छा ट्रेंड देता है, लेकिन क्या हमेशा रिवर्स करता है तो आपको मूव देता है, नहीं। तो इसलिए हमें एक सिंगल इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते, इसके साथ मैं कुछ और कंफर्मेशन भी लेता हूं, लेकिन ज्यादातर देखोगे कि ये जो ओवरबॉट और ओवरजोन बता रहा है उसमें काफी अच्छा मोमेंट बताता है, काफी बार हमें वो स्टॉप लॉस से बचाता है, काफी बार हमें गलत डिसीजन लेने में, वो गलत डिसीजन से लेने से बचने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आरएसआई का जो ओवरबॉट ओवरजोन है वो मुझे काफी हेल्प करता है ताकि मैं यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग ना कर सकूं, ताकि मैं यहाँ पर गलत डिसीजन ना ले सकूं, ठीक है। और यहाँ से अगर निकलता तो मुझे मोमेंटम मिलेगा, ये बताने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। तो आरएसआई एक मोमेंट ऑसिलेटर है जो कि 0 से 100 के बीच में पूरा मोमेंट करता रहता है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो वहां पर मुझे एक बहुत अच्छा ट्रेड भी मिलता है, ठीक है। आरएसआई बेस पर भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, आप उसको वॉच कर सकते हो यूट्यूब में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोलिंजर बैंड, ठीक है, सेम आरएसआई के जैसे ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ मूविंग एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन भी काम करता है, जो कि एक वोलेटिलिटी को एक्सेस करने में हेल्प करता है और पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल में हेल्प करता है। अभी लोग बोलते हैं कि आरएसआई और बोलिंजर बैंड दोनों सेम है, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार देखिए कि बॉलिंजर बैंड में भी ठीक है, वो अपर जोन में चला जाता है, बोलते हैं कि ये ओवरबॉट जोन है, और आरएसआई भी सेम वहां पर दिखाता है, ठीक है, वो मैं मैच करता हूं, लेकिन जो वोलेटिलिटी आपको बताता है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है, वो आरएसआई में नहीं बताता। तो मैं बोलिंजर बैंड को भी उसके साथ कंबाइन कर लेता हूं कि बोलिंजर बैंड को अगर कंबाइन करके उसमें ट्रेड बनाया जाए तो कैसा बनेगा, आप देखोगे कि उसमें रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बोलिंजर बैंड में क्या मिलेगा आपको, मूविंग एवरेज मिलेगा, उसके साथ वहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन लाइंस मिलेगी जो कि वोलेटिलिटी को एक्सेस करता है और एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल को भी हेल्प करता है, ठीक है। पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल वहां पर मिलता है जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो रिवर्सल की वजह से मेरा जो ट्रेड है वहां पर मैं टारगेट भी ले सकता हूं और एक न्यू एंट्री भी वहां पर बना सकता हूं। तो आप देख सकते हो कि बोलिंजर बैंड इस तरीके से यहाँ पर मेरी हेल्प करता है, ठीक है। आगे चलते हैं एमएससीडी इंडिकेटर, ठीक है। एमएससीडी इंडिकेटर, इसका फुल फॉर्म भी आप जान सकते हो, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। कई लोग एमएससीडी को यूज करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बड़े बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि वो एक मोमेंटम को अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, कई लोग उसको स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं, जब वो क्रॉस ओवर होता है वहां पर स्कैल्पिंग करते हैं, जो कि वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करके वहां पर स्कैल्पिंग करोगे तो देखोगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू एवरेजेस ऑफ सिक्योरिटी प्राइस, ठीक है। उसमें जो दो लाइन उसमें बनती है, आप देखोगे दो एवरेज है, देखिए सिग्नल लाइन भी उसमें है, तो आप देखोगे कि टू एवरेज का रिलेशनशिप बताती है, ठीक है।
और ट्रेडर्स MACD को यूज करते हैं पोटेंशियल बाय एंड सेल सिग्नल इफेक्ट सिग्नल के लिए, ठीक है। कई बार आप देखोगे उसमें जो हिस्टोग्राम बना रहता है, ठीक है, हिस्टोग्राम बना रहता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्रॉस को आइडेंटिफाई करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो अभी थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की ओर है, इसमें प्राइस थोड़ा नीचे की ओर है, तो उसके मुताबिक वहां पर वो ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं हम ये वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। तो वॉल्यूम एनालिसिस को भी यूज करके आप देखोगे कि एक वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो लोग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि क्रिटिकल है स्टॉक ट्रेडिंग में, और वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का। अगर मैं कोई भी स्टॉक में अगर ट्रेड ले रहा हूं तो उसका स्ट्रेंथ क्या, वो वॉल्यूम मुझे बताता है। वॉल्यूम में क्या होता है, ये इनसाइड बताता है स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस मूवमेंट, जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस मूवमेंट। अभी वॉल्यूम को देखकर मैं ब्रेकआउट को मैं देख सकता हूं, ठीक है, ब्रेकआउट को देख सकता हूं, प्लस मैं वहां पर ट्रेलिंग कर सकता हूं, और ये भी देख सकता हूं कि ब्रेकआउट इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो यहां से ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो मैं अपना टारगेट प्रीवियसली रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्क कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे क्या बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा। हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग अ प्राइस इंक्रीजेस सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, व्हाइल हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्राइस डिक्रीज इंडिकेट्स सेलिंग प्रेशर। तो जो वॉल्यूम है उसके बेसिस पे लोग सेंटीमेंट्स बनाते हैं कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है या सेलिंग इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम को यूज करके मैं इस तरीके का सेटअप बनाता हूं, वॉल्यूम को यूज करके इस तरीके का मुझे इंसाइट मिलता है, जो कि मुझे काफी हेल्पफुल होता है ये डिसीजन लेने में कि इस ट्रेड में मैं बने रहूं या नहीं बने रहूं, एग्जिट करूं या नहीं एग्जिट करूं। प्लस अगर मैं ट्रेड ले भी रहा हूं तो वहां पर भी मुझे एक एक कंफर्मेशन टूल के हिसाब से काम करता है, ठीक है। सो यहां पर अभी आ गया था कंबाइनिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। सो यहां पर मल्टीपल इंडिकेटर्स को लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है। कई बार देखिए जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पे पहले, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, वहां पर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स होता है। तो मैं इनको कंबाइन करके किस तरीके से लैगिंग इंडिकेटर को परफेक्ट बना सकता हूं या इंप्रूव कर सकता हूं, तो मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जब इंडिकेटर्स को कंबाइन करेंगे तो एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव व्यू बताता है मार्केट का, ठीक है। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनके अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, अलग अलग डेटा पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डेटा पॉइंट अगर दोनों मैच कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे एक डबल कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स को भी कंबाइन करके आप देखोगे बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके ट्रेड बनाते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट में, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू में, बहुत सारा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आप देखोगे कि डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज करके वो कंबाइन करके एक अच्छी खासी ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। मैंने भी डिफरेंट इंडिकेटर्स को कंबाइन करके स्ट्रेटेजी बनाई है। मैं कई इंडिकेटर्स को यूज भी करता हूँ, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाया, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर RSI MACD को हम कंबाइन करते हैं, जो कि कंफर्म सिग्नल्स को और बढ़ावा दे सकता है और फॉल्स सिग्नल्स को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ज्यादा रिलायबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। तो ये जब भी इंडिकेटर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारा रिजल्ट काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि यूटिलाइजिंग स्टॉक इंडिकेटर्स इफेक्टिवली कैन अनलॉक our trading potential, ठीक है। By understanding and applying these tools, you can make informed decision and ultimately achieve greater success. अलग अलग इंडिकेटर्स को समझिए, कंबाइन करके उनका सेटअप तैयार कर सकते हो। मैंने जैसा सेटअप तैयार किया है आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या है, ROI क्या है, एक ROI डिसाइड कीजिए, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी और भी एनहांस हो सकती है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी अच्छी हो सकती है अगर आप इस तरीके का सेटअप तैयार करते हैं। इस तरीके से दो इंडिकेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं, इस तरीके से इंडिकेटर्स को ढंग से समझ के उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी और भी आसान बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा कि इंडिकेटर्स का पावर क्या है, इंडिकेटर्स को किस तरीके से यूज करके एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया जाता है, इंडिकेटर्स का महत्व क्या है ट्रेडिंग जर्नी में, लोगों का सेंटिमेंट्स कैसे जुड़े, ये मैंने सारा डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और भी ऐसे जानकारी तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।